हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। साथियों, आज इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो पर एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो साथियों पूरा वीडियो देखना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारे आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, विज्ञान के भी मिल जाएंगे, इंडिया जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। तो इसमें कौन सा राइट होगा? आप भी साथ में आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लिवर होती है, यकृत या लिवर होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ये एक बहिस्रावी ग्रंथि, आपसे ये भी आपको याद कर लेना है, ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, या बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। यकृत ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत पाचन तंत्र का एक अहम अंग है। यकृत है, ये पाचन तंत्र का एक अहम अंग है। ये पेट के दाईं ओर स्थित होता है। यहाँ पर आप यकृत की इमेज भी देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है और पेट के दाईं ओर ये स्थित होता है। ठीक है, यकृत ग्रंथि, ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ए और बी दोनों सही है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों मनुष्य के मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का। मनुष्य में मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं, यह हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं। यह हार्मोन महिला शरीर की विशेषताओं और अंडों के भंडारण और उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो साथियों डिटेल में भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारी जानकारी अगर आपको याद होगी तो आप उसका आंसर राइट करके आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, जो हमारे मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेरिब्रम है, इस प्रकार का मस्तिष्क में होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियाँ का नियंत्रण मस्तिष्क के सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क भाग के द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियाँ, जैसे हम कुछ गति करते हैं, कुछ भी हम दौड़ रहे हैं मान लो, तो दौड़ते हैं तो वो गति होती है, उसको नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है। तो इस प्रकार का आपको याद कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो मनुष्य में ऐसी गतियों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम है ये कहाँ पर नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, शरीर का तापमान मस्तिष्क के मध्य में स्थित हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क से आप देख सकते हैं यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस। कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, जो क्या करता है? हाइपोथैलेमस नामक नियंत्रण होता है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर हाइपोथैलेमस है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर के तापमान सेंसर से जानकारी लेता है। इसके बाद इस जानकारी के आधार पर यह शरीर के तापमान को समायोजित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मोह, सीलिया, गुद्दा द्वार। तो अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण किसके द्वारा होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों कूटपाद। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। अमीबा में भोजन का अंत्यग्रहण पिनोसाइटोसिस विधि के द्वारा होता है। तो ये डिटेल में भी ध्यान रखना है
ठीक है। तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा की इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये भोजन है, यहाँ पर ये कूटपाद के द्वारा इसमें अंतःग्रहण होता है। फिर यहाँ पर भोजन रसदानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से पहले ये, इसके बाद में इस प्रकार का है, यहाँ से ये भोजन अंदर चला जाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता है। तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण इस प्रकार से होता है। आप इमेज से भी समझ सकते हैं अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, केमोट्रिप्सिन। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, टाइलिन है, ये लार में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसे लार एमाइलेज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लार एमाइलेज भी कहा जाता है। ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ये स्टार्च को, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ स्टार्च होते हैं, उस स्टार्च को ये शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। जो हमारे मुंह में लार बनती है उसमें, यहाँ पर पूछा आपसे कौन सा एंजाइम पाया जाता है उस लार में, तो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, फिर छोड़ता है, फिर लेता है, फिर छोड़ता है। हम श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वासन। तो राइट हो जाएगा इसमें श्वासोच्छ्वास, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जिस प्रक्रिया में मनुष्य श्वास लेता है और छोड़ता है उसे श्वसन या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन को शरीर में लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोज, माउथ, यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ ये हमारे फेफड़े हैं, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वापस बाहर निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो राइट हो जाएगा साथियों, ग्लूकोज का। हमारे शरीर में अगर हमें जल्दी से ऊर्जा की जरूरत हो तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। हमारी कोशिकाओं को ज़्यादा ग्लूकोज, मान लो ऊर्जा की ज़रूरत है, हम काफ़ी देर से दौड़ रहे हैं, तो कोशिका किसका उपयोग करेगी? ग्लूकोज का, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं आमतौर पर ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है। कोशिकाएं ग्लूकोज को सरल यौगिक में तोड़कर ऊर्जा पैदा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें विसरण के कारण, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, पौधों में ऑक्सीजन विसरण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों विघटन। क्या हो जाएगा? विघटन। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने पर वे रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो राइट हो जाएगा साथियों सुक्रोज। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुख्य रूप से सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज एक दो शर्करा है। सुक्रोज एक दो शर्करा है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। सुक्रोज पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। सुक्रोज ये पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण, जब सूर्य का प्रकाश उस पत्तियों पर गिरता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है और फिर जड़ों, तने, पत्तियों और फूलों तक पहुंचाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये तो सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90, 60
120 80 200 130 140 160, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 120 80। एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए, 120 80 होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 80 मिलीमीटर पारा मिमी एसजी में होता है, इसे सामान्य रक्तचाप माना जाता है। ठीक है, रक्तचाप को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। सिस्टोलिक रक्तचाप 120, डायस्टोलिक रक्तचाप 80 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रक्तचाप इन सीमाओं के अंदर है तो आपका रक्तचाप स्वस्थ है, इससे ऊपर नीचे होने पर आपका रक्तचाप स्वस्थ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्तचाप किससे मापा जाता है, स्फेगोमेनोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर स्फेगोमेनोमीटर की आप इमेज भी देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, स्फेगोमेनोमीटर। रक्तचाप किससे मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों ड्यूरामीटर। कौन सी है, ड्यूरामीटर। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। यह मेनिंजस के सबसे कठोर परत है। ड्यूरामीटर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकती है और उन्हें बाहरी झटके से बचाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनुष्य का मस्तिष्क है। ठीक है, यहाँ पर ये अलग अलग झिल्लियाँ हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली झिल्ली, ये जो मैंने लाल पट्टी की लाल लिख दिए, ये वाली झिल्ली है, ये ड्यूरामीटर है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ नाम है ड्यूरामीटर। ये यहाँ पर परत होती है, ये तो अलग से आपको समझाया गया है, यहाँ पर होती है ये परत। ठीक है, सर के अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं ड्यूरामीटर, जो सबसे मजबूत होती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका इस पर राइट हो जाएगा साथियों घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली जो कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है साथियों, हमारे सर के नीचे यहाँ पर होती है, नाक से ऊपर होती है घ्राणेंद्रिय पाली, जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरेब्रम शरीर की कई कार्य क्षमताओं और अहम प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो सेरेब्रम ये है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरेब्रम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों इंसुलिन के कारण। किसके कारण, इंसुलिन के कारण। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है वायुमंडल में सामान्यतः CO2, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन है 78 21 4 0.03, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा 4th ऑप्शन 0.03। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, 0.03। यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है। वायुमंडल गैसों का लगभग 0.03%, 300 भाग प्रतिशत मिलियन पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सियोकाइटस। क्या कहा जाता है, सियोकाइटस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइटस कहते हैं। इन पौधों को विकसित होने के लिए ज़्यादा धूप और रोशनी की जरूरत नहीं होती है। छाया में उगने वाले कुछ पौधे यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, थाइम, प्रन, होस्टा, लिगुलरिया, ह्यूचेरा। यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं आप सभी इन पौधों की, जो छाया में पनपने वाले पौधे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, सियोकाइटस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग आपसे पूछा जाए, फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़ा है। हम सांस लेते हैं, कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग फेफड़े हैं। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में लाता है। श्वसन तंत्र ये ऑक्सीजन को शरीर में लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। श्वसन तंत्र में शामिल अन्य अंग है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे शरीर के फेफड़े होते हैं। यहाँ पर
जो यहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ पर हमारा सांस जाता है और यहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, टीबी और निमोनिया ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, टीबी और निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये एक सामान्य स्थिति है, कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जोखिम कारक है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? आवश्यकता से अधिक अगर पौधे में जल होता है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पौधों में जल संतुलन भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बनाए रखा जाता है। पौधे में बहुत सारा पानी सोखते हैं। ठीक है, पौधे बहुत सारा पानी सोखते हैं और वाष्पोत्सर्जन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर आप ये पौधे की इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर पत्तों पे यहाँ पर आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये इस पे यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक रंजक होता है जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों, रंध्र। क्या रहते हैं? रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनके पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता और पर्यावरणीय अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, O2 ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन जो पौधे छोड़ते हैं, जो देखो यहाँ पर जीव दिख रहा है, मनुष्य, मेंढक, यहाँ पे दिख रही है बिल्ली, यहाँ पे दिख रहे हैं जो भी पक्षी, यहाँ पे हाथी दिख रहा है, ये सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये छोड़ते हैं तो ये पौधे वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, शंक्वाकार। इंसान के फेफड़े शंकु के आकार के होते हैं। इनका आधार समतल होता है और शिखर गोलाकार होता है। फेफड़े छाती के अंदर, फंसलियों के पीछे और हृदय के दोनों ओर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेफड़े की इमेज भी देख सकते हैं। इस प्रकार का होता है फेफड़ा। ठीक है, दोनों तरफ होता है। यहाँ पर हार्ट होता है, हृदय होता है। ठीक है, तो साथियों ये 25 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।